हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नारायण एजुकेयर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं वीनू सर आज फिर आप सबके लिए हिंदी की एक अच्छी क्लास लेके आया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सब ने देखा था वर्ड और वर्णमाला के बारे में, वर्ड और वर्णमाला के बारे में, यानी वर्णमाला के स्वर से लेकर व्यंजन तक का पूरा सफ़र हम लोग तय किए थे। अब यह पूरा सफ़र आशा करते हैं बड़े अच्छे से आप सब समझे होंगे। फिर आगे की अगर बात हम करते हैं, आगे की बात में जैसे ही चलेंगे तो बात आएगी वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को लेकर। तो उसमें हम देखते हैं क्या होता है जब दो वर्ड मिलेंगे तो क्या होगी, संधि होगी। क्या होगी, संधि होगी। जैसे दो दोस्त हैं, दो व्यक्ति हैं, आपस में जब उनका विचार या मन मिलता है तो क्या होती है, संधि होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब वर्णों में भी विचार मिलता है नियम के अनुसार तब क्या होती है, संधि होती है। तो कुल कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आज हम चर्चा करेंगे संधि, जो हमारा एक टॉपिक है हिंदी में, वो संधि कैसे होती है, किन नियमों के आधार पर होती है, संधि में क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि शब्द कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ मिलता है तो कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसके विषय में हम चर्चा करेंगे जब व्यंजन संधि हम आप सबको बताने लगेंगे तब। फिलहाल अभी हम देखते हैं सिर्फ संधि, और यह संधि क्या होती है, सबसे पहले उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो संधि की परिभाषा अगर हम कहें तो सीधे सीधे किताबी भाषा में कहें या छोटे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब यहाँ पर विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन, यानी जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं वहाँ पर क्या होती है, संधि होती है। याद रखिएगा यह भी, वर्ण तो मिलते हैं लेकिन दो शब्दों के वर्ण, दो शब्दों के वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी दो सार्थक शब्द होते हैं, उनमें जो वर्ण होते हैं आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी नए शब्द में परिवर्तित होता है। तो हम संधि में देखते हैं नए शब्द कैसे बनते हैं। संधि में तीन कंडीशंस होती हैं, संधि में तीन कंडीशंस होती हैं, जिनमें पहली कंडीशन आती है या तो पहला वर्ड बदल जाता है, या तो दूसरा वर्ड बदल जाता है, या तो दोनों मिलकर कुछ और हो जाते हैं। तो उसके विषय में हम जब देखते हैं तो संधि जब दो शब्दों में मिलती है, कहने का तात्पर्य यह है पहले शब्द का अंतिम वर्ड। याद रखिएगा, हम जब कोई शब्द लिखते हैं, दो शब्द हम लिखते हैं तो उसमें से पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ड जो होता है, इन दोनों में मेल होता है। तो ये दोनों शब्द आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए और एक तरह से सजाती हुई। हमने तो यहाँ क और ख लिख दिया महज आपको समझने के लिए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर क्या करते हैं, संधि का निर्माण करते हैं। इस संधि में क्या होती है, या तो ये वर्ण बदल जाता है, या तो ये वर्ण बदल जाता है, या तो इन दोनों वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बन जाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि संधि कहाँ होती है। संधि दो वर्णों के मेल, और संधि का सार्थक अर्थ ही होता है जोड़ या मेल। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर संधि करते हैं, यानी सवर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही हम संधि कहते हैं। आशा करते हैं संधि आप समझ गए होंगे, संधि की परिभाषा। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो संधि के प्रकार भी हैं, संधि के प्रकार हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, या हम कह सकते हैं संधि के तीन भेद हैं, जिनमें पहला आता है आपका स्वर संधि, पहला आ जाता है आपका स्वर संधि, और दूसरा आता है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा आ जाता है आपका विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब हम देख लेते हैं संधि के तीन भेद हैं या तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सोचेंगे कि सर स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। जैसा कि वर्णमाला में हम आपको बताए थे, स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं, और व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। और विसर्ग तो आप जानते हैं जो उसमें
हम चिन्ह लगाते थे जब आपको बताए थे अयोगवाह एक अनुस्वार होता है और एक यहाँ पे अनुस्वार चिन्ह होता है और यहाँ पे जो अह हम लिखते थे ये विसर्ग चिन्ह होता है। तो ये आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब देखिए स्वर संधि यानी जहां पर स्वर और स्वर वर्ण का मेल हो वहां पर क्या होता है, स्वर संधि होती है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, स्वर हो। यानी समझ गए होंगे आप, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो, तो वहां हम कौन सी संधि कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। संधि का कौन सा नियम पालन कर रहा है, स्वर संधि का। इसके बाद जहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक बात, कुछ कंडीशंस बदलेंगी। व्यंजन संधि जब हम पढ़ाने लगेंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे स्वर पहले आ जाता है लेकिन बाद में व्यंजन जरूर आता है, बाद में व्यंजन जरूर आता है। यानी कह सकते हैं हम जहाँ पर स्वर के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो वहाँ पर व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि उस संधि को कहते हैं जहाँ पर पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर हो या व्यंजन हो। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप, जहाँ पर स्वर के बाद स्वर वर्ण का मेल हो वहाँ पर स्वर संधि, जहाँ पर व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि। कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें स्वर पहले आ जाएगा लेकिन व्यंजन बाद में आ जाएगा। कुल मिलाकर स्वर व्यंजन का ही मेल रहेगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि, और जहाँ पर विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि। आशा करते हैं आप संधियों के इन तीनों प्रकार को समझ गए होंगे। फिर हम आगे जब चलते हैं तो संधि, जो ये संधि होती है स्वर संधि, तो इसके भी भेद हो जाते हैं, स्वर संधि के भी भेद हो जाते हैं। अब स्वर संधि के जब भेद हम देखेंगे या पढ़ेंगे तो उनमें 5 भेद मिलते हैं। हिंदी के व्याकरण में स्वर संधि के 5 भेद मिलते हैं, या हम कह सकते हैं हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के 5 प्रकार हैं या 5 भेद हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हम लिख लेते हैं हमारा कौन सा, स्वर संधि, स्वर संधि। अब स्वर संधि लिखने के बाद हमें देखना है इसके 5 भेद कौन कौन से हैं। तो 5 भेद में पहला आ जाता है आपका दीर्घ स्वर संधि, या तो कहीं कहीं सीधे सीधे मिलता है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि भी हम समझ सकते हैं स्वर का ही भाग है। दूसरा आ जाता है आपका गुण स्वर संधि। तीसरा आपका आ जाता है प्रकार वृद्धि स्वर संधि। और चौथा प्रकार आ जाता है आपका यड़ स्वर संधि। पांचवा प्रकार आ जाता है आपका अयादि स्वर संधि। अब यानी स्वर संधि के 5 भेद हुए, जिनमें पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। यानी ये संधि के 5 भेद हुए, किसके, स्वर संधि के। स्वर संधि के देखिए भेद हैं, लेकिन व्यंजन संधि नियमों पर चलती है तथा विसर्ग संधि भी नियमों पर चलती है। तो इसमें स्वर संधि के पहले भेद को हम देखते हैं। तो स्वर संधि का जब पहला भेद आता है उसमें हम देख सकते हैं दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। इसमें क्या होता है, यानी दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, और दीर्घ स्वर संधि का, इन संधियों का सूत्र भी पूछता है कभी कभी। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र होता है अकह अकह सवर्णे दीर्घः। अकह सवर्णे दीर्घ। देखिए संस्कृत में जब चलेंगे तो संस्कृत में स्वर संधि के 8 भेद मिलते हैं।
पररूप संधि, पुररूप संधि और प्रकृति भाव संधि, 3 और बढ़ जाते हैं। अब दीर्घ स्वर संधि के सूत्र को हम क्या कह सकते हैं? अक सवर्णे दीर्घ। यह सूत्र अब सोचेंगे आप कहाँ से आया सर, ये सूत्र कहाँ से लाए? तो भाई हिंदी का व्याकरण जो है संस्कृत के व्याकरण से मिलता जुलता है। उसमें हम देखते हैं ये जो सूत्र आया है उसमें भी दीर्घ स्वर संधि का ही सूत्र है। आपको हम बताए थे पिछली क्लास में कि जब पाणिनि जी ने शिव जी की तपस्या की तो वो खुश होकर क्या नृत्य करते हुए हैं, तो उन्होंने नृत्य के अवसान में होकर, जैसा कि श्लोक हम सुनाए थे, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु जस्मैव सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो उन्होंने जब 9 और 5 बार डमरू अपना बजाया तो 14, 9 और 5 14 ध्वनियां निकली। उन्हीं ध्वनियों को पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र कहा। उसी में से है अक प्रत्याहार। उन 14 ध्वनियों से यानी 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बने, जिनमें इन प्रत्याहारों को रखा गया। तो उसमें कह रहे हैं कि अक सवर्ण दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के बाद उसी के समान सवर्ण, ठीक उसी के समान वर्ण आए तो उसी ह्रस्व वर्ण का दीर्घ हो जाता है, उसी ह्रस्व वर्ण का दीर्घ हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, हम पूरी परिभाषा लिखवाने से अच्छा समझते हैं, इसको हम सूत्रों में बता दें आपको। जैसे हम कहें कि यदि अ के बाद क्या आए, आए, या फिर अ के बाद क्या आए, आ आए, तो भी क्या होता है, आ ही होता है। इसके बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, फिर बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, तब भी क्या होता है, दीर्घ ई होगा। इसके बाद ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, बाद में फिर क्या आए, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए, तब भी क्या होगा, दीर्घ ऊ ही होगा। फिर री ह्रस्व ही होता है, री के बाद री आए, तब भी क्या होता है, ह्रस्व री ही होता है। कुल मिलाकर हम देख लें, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ आए चाहे आ आए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आए, आ आए चाहे अ आए, तब भी क्या होगा, आ ही होगा। ठीक उसी प्रकार से पहले शब्द के अंत में छोटी यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ई या छोटी ई यानी ह्रस्व ई हो, तब भी क्या होगा, दीर्घ ई। उसी तरीके से इसमें भी होगा, ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ, इसके बाद री हो जाएगा। इसका उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे आ गया परम धन अर्थ। परम धन अर्थ हम देख लेते हैं, देखिए पहले का उदाहरण देख लेते हैं, परम धन अर्थ। अब कहेंगे सर जी कैसे मेल हो रहा है, कैसे स्वर संधि हुई? देखिए यहाँ पर म को अगर हम तोड़ते हैं तो म हमारा क्या हो जाएगा, हलंत युक्त हो जाएगा। इसमें से कौन सा स्वर निकला, अ निकला। अब अ के बाद ये वाला अ फिर यहाँ आ रहा है, यानी देखिए अब यहाँ पर ह्रस्व अ है, यहाँ पर भी ह्रस्व अ है। अब जब दोनों ह्रस्व अ आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, यानी आ हो जाएगा। अब हम फिर जब देखते हैं तो प को हम वैसे ही लिख दिए, र को वैसे ही लिख दिए, म हलंत युक्त है, उसके तुरंत बाद ये दोनों स्वर मिलकर आपस में ये स्वर बन रहा है, तो ठीक इसके बाद आ रहा है तो इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी, क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। यह बचा, इसको उतार दिए, क्या हो गया, परमार्थ। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यदि आ वाला भी आ जाए तब भी ठीक उसी प्रकार से, जैसे आ जाए क्या, हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब यहाँ पे भी म को तोड़ेंगे, म हलंत युक्त हो गया, इसमें से अ निकला, फिर क्या आ रहा है, आ रहा है। अब अ और आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, और ही को हम वैसे ही लिख दिए, म के तुरंत बाद आ रहा है तो आ की मात्रा लग गई, यह दोनों बचे, इन दोनों को उतार दिए, क्या हो गया, हिमालय। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। अब ये आगे पीछे भी आ सकता है, जैसे आ गया विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। अब यहां पर आप इस अर्थी को उस अर्थी से मत जोड़िएगा, ध्यान रखिएगा, वो शुद्ध अर्थी ऐसे लिखा जाता है, उस अर्थी का अर्थ होता है टिकठी, है ना। अब यहाँ पे इस अर्थी का तात्पर्य होगा अर्थ को धारण करने वाला, किसके, विद्या को। अब हम यहाँ पर देखेंगे द्य को हम तोड़ेंगे तो द्य हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से निकला आ, फिर क्या आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहले अ आया था तब अ, फिर अ आया, आ आया, अब यहाँ पर पहले आ गया फिर आ रहा है ना, तब भी क्या बनेगा, दोनों मिलेंगे तो आ ही बनेगा। अब हम वी को वैसे ही लिख दिए। अब द्या हमारा बचा,
ठीक द्या में आ की मात्रा लग गई, हो गया द्या, यह बचा, इसको उतार दिए, क्या हो गया विद्यार्थी। अब आ आए तब भी वही कंडीशन होगी, जैसे आ गया विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, इसको तोड़ेंगे, फिर द्या हमारा हलंत युक्त हुआ, इसमें से आ निकला, अब इसके तुरंत बाद आ रहा है, अब आ और आ मिलेगा तब भी आ बनेगा, और वी को हम वैसे लिख दिए, द्या हलंत युक्त, उसमें आ की मात्रा लग गई, द्या हो गया, और यह ल और यह उतार दिए, क्या हो गया विद्यालय। आशा करते हैं आप इसका उदाहरण समझ गए होंगे चारों प्रकार से। अब यह कंडीशन किसी भी प्रकार से आए, अ के बाद अ आए तब भी आ, अ के बाद आ आए तब भी आ के बाद अ आए तब भी आ, और आ के बाद आ आए तब भी आ होगा। ठीक उसी प्रकार से इन सब में भी होगा, इन सब में भी होगा। कैसे होगा, एक एक उदाहरण देख लेते हैं। अब एक एक उदाहरण देखने के लिए हम चलते हैं, दूसरा जो हमारा है सूत्र एक तरह से, इसमें क्या होगा, ई के बाद ई, जैसे देखिए, जैसे आ गया कपि धन इंद्र, कपि धन इंद्र। अब यहां पर इसको तोड़ेंगे, देखिए प हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से ह्रस्व ई निकला, फिर क्या आ रहा है ह्रस्व ई आ रहा है, दोनों मिल गए, क्या बना दीर्घ ई बना। अब क को वैसे ही हम लिख दिए, प में हलंत है, उसके तुरंत बाद ये है तो इसकी मात्रा लग जाएगी पी, इसके बाद हम आधा न और द्रव उतार दिए, क्या हो गया कपींद्र। इस तरीके से बड़ी है तब भी, जैसे आ गया मुनि धन ईश, मुनि धन ईश। अब यहां पर देखिए फिर ह्रस्व ई है, तोड़ेंगे ना, हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से ई निकला, इसके तुरंत बाद ई आ रहा है ना, तो भी क्या बनेगा दीर्घ ई। इसीलिए देखिए ह्रस्व हमारे चार हैं, ह्रस्व स्वर चार है, अ ई उ री, तो जब दीर्घ री या ह्रस्व री, क्योंकि हिंदी में री दीर्घ री का प्रचलन नहीं है, इसमें लेकर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। हम बताए थे अ ई उ और री, यानी ह्रस्व ह्रस्व मिले तो भी दीर्घ होगा, ह्रस्व दीर्घ मिले तो भी दीर्घ होगा, और दीर्घ ह्रस्व मिले तो भी दीर्घ होगा, कुल मिलाकर वही कंडीशन आएगी। अब देखिए मुंह को हम वैसे ही लिख दिए, न हलंत युक्त था, इसमें इसकी मात्रा जुड़ जाएगी, तो बड़ी की मात्रा जुड़ गई, और स बचा, स उतार दिए। ठीक, आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे आप। ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछले में हम बताए थे भी आ वाले में, इसमें भी होता है, ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई आए तो भी दीर्घ ई होगा, दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई आए तब भी दीर्घ ई होगा, और दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आए तब भी दीर्घ ई होगा, ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई आए तब भी दीर्घ ई ही होगा। ठीक उसी प्रकार से आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। एक एक उदाहरण इसके भी देख लेते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे ही देखते हैं हम ऊ वाला, तो ऊ में भी आता है, ऊ वाले हम देखते हैं, जैसे आ गया लघु धन उत्सव, लघु धन उत्सव। अब लघु धन उत्सव में देखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो घ, ये ऊ हमारा क्या हो जाएगा घ हलंत युक्त, उसमें ह्रस्व ऊ निकला, फिर क्या आ रहा है ये ह्रस्व ऊ आ रहा है। अब ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ मिलेंगे तो भी दीर्घ ऊ ही बनाएंगे। अब ल को हम वैसे ही लिख दिए, अब घ में हलंत है, उसके तुरंत बाद दीर्घ ऊ है, तो इसकी मात्रा लग जाएगी, इसकी मात्रा लग जाएगी, आधा त स व बचा, तो इसको उतार दिए, क्या हो जाएगा लघुत्सव। आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। एक आक और देख लेते हैं, जैसे आ गया दीर्घ वाला भी देख लिया है, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो इसको तोड़ेंगे, ध हमारा हलंत युक्त हो जाएगा, इसमें से दीर्घ ऊ निकला। अब इसके बाद हम देखते हैं ये ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलेगा तब भी दीर्घ ऊ बनेगा। फिर इसके बाद हम व को वैसे ही लिख दिए, ध हमारा क्या था हलंत युक्त था, अब हलंत युक्त इसमें ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा धू हो जाएगा, आधा त स व बचा, इसको हम लिख दिए वधूत्सव। यानी अब आप देख लिए होंगे, जैसा कि पहले में कंडीशन बताएं, दूसरे में बताएं, वही कंडीशन इसमें भी होगी। यानी ह्रस्व ऊ के बाद ह्रस्व ऊ आए तब भी दीर्घ ऊ होगा, इसके बाद दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ आए तब भी दीर्घ ऊ होगा, इसके बाद ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ आए तब भी दीर्घ ऊ होगा, दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ आए तब भी दीर्घ ऊ ही होगा। अब ठीक उसी प्रकार से ये होता है, आपको हम बताए थे हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में दीर्घ री का प्रचलन नहीं है, दीर्घ री का प्रचलन नहीं है। तो हमारा जैसे आ गया होत्री
धन ऋकार, होत्री धन ऋकार। अब इसमें हम तोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हलंत युक्त, इसमें से क्या निकला, री निकला, फिर क्या आ रहा है, री आ रहा है। अब ये दोनों री मिलेंगे तब भी वही री होगा, ह्रस्व री। अब हो को हम वैसे लिख दिए और इसके बाद तो हलंत युक्त है, उसमें री की मात्रा लग गई, त्री लग गया, फिर इसके बाद कार हो गया, होत्रिकार। जैसे आ गया पितृ धन ऋण, पितृधन ऋण, इसको तोड़ेंगे तो हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से क्या निकला, री निकला, इसके बाद फिर क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो ये दोनों री मिलेंगे तो री ही बनाएंगे, इसलिए पी को हम वैसे ही लिख दिए, त में हलंत है, इसके बाद री की मात्रा आ रही है, फिर यही लिख दिए, फिर उड़ा बचा उड़ा उतार दिए, पितृण। यानी आशा करते हैं हम आप सब समझ गए होंगे कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि, अकः सवर्णे दीर्घ। आप सोचेंगे सर थोड़ा इसके भी बारे में बता दीजिए, अकः सवर्णे दीर्घ, तो उसमें एक नज़र हम देख लेते हैं, समय तो जाएगा लेकिन थोड़ी सी आपके पास जानकारी हो जाएगी, एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ अकः सवर्णे दीर्घ का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे बहुत कम ही जगहों पर मिलेगा आपको, यह नारायण एजुकेयर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जा रहा है। देख लीजिए, हमने बताया था 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे, जिनमें पहला आता है अ ई उ, दूसरा आता है री ली क। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा पहला वर्ड क्या है, अ है, और अक प्रत्याहार कहा जा रहा है, यहाँ पे क है। अब ये पांचवें वर्ण होते हैं जो, यानी ये लास्ट के इसमें सभी माहेश्वर सूत्रों में होते हैं, तो इसमें हलंत लगा होता है, इसका मतलब इनकी इति संज्ञा हो जाती है, इनका लोप हो जाता है। कब, जब हम टोटल गणना करने लगते हैं। देखिए अब कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं अक प्रत्याहार में, अ ई उ री। री संस्कृत में स्वर है लेकिन हिंदी में री का स्वर का प्रचलन नहीं है, तो हम देख लेते हैं अ ई उ री। अभी की जैसा कि हमने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, अ ई उ जो भी ह्रस्व वृक्ष है हमारे ह्रस्व है, ह्रस्व के बाद दीर्घ, दीर्घ के बाद ह्रस्व, जो भी आता है वो दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाता है। तो आशा करते हैं अकः सवर्ण यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये वर्ड हैं, इनके आगे उसी के समान वर्ड यानी अ के बाद अ या आए, ठीक, या ई के बाद ई या ई आए, उ के बाद उ आ उ आए, री के बाद री आए, तो वो क्या हो जाता है, उसी का दीर्घ हो जाता है, यानी अ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ठीक। ई का बड़ी ई हो जाता है यानी दीर्घ ई हो जाता है, उ का दीर्घ उ हो जाता है, री का री रहता है। आशा करते हैं यह समझ गए होंगे और बाकी इसके आगे चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।